साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला के एपिसोड 30 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमेशा ये सोचते रहते होंगे कि जब भी आता है ये एक सवैया के प्रकार, ये हिंदी के छंद, इस प्रकार की ही सारी बातें लेकर आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं साथियों कि आज का जो दौर चल रहा है, गज़लों का दौर चल रहा है। नई पीढ़ी ख़ास तौर पर गज़लें लिखने के लिए ज़्यादा उत्साहित हो रही है और उसको ही लिखने लगती है। 2 पंक्तियाँ लिखती हैं तो शायरी बोल देते हैं, कभी शायरियाँ बोल देते हैं। तो ऐसा भ्रम है, उन्हें बेसिक उनकी जानकारियाँ नहीं हैं। लेकिन उनकी बेसिक जानकारियाँ गज़लों में भी कैसे मजबूत होंगी, वो हिंदी छंदों के माध्यम से होंगी। आज मैं अपने सवैया छंदों के प्रकार या और हिंदी साहित्य के छंदों के प्रकार के बारे में जो जानकारियाँ दे रहा हूँ ना, आज आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। लेकिन जब आप गज़लों की तरफ हम चलेंगे, गज़लों पे जब हम चर्चा करेंगे, तब आपको लगेगा कि यही छंद, ये आधार हैं जिसके आधार पर, छंदों के व्याकरण के आधार पर गज़लों के अरकान निश्चित हुए हैं। ये हमेशा आपको याद आएगी मेरी बात। तो आज जो आप अभ्यास कर लोगे, आगे गज़लों में भी लिखने में, गज़लें कहने में ख़ास तौर पर बहुत आसानी हो जाती है। उनके अरकान को समझने में, गज़ल के व्याकरण को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको। आप महसूस करेंगे कि गज़लों के जितने भी अरकान हैं वो यमाता राज भान सलगा, ये हमारा दशाक्षरी सूत्र हिंदी साहित्य का जो है, इस पर ही आधारित है, इस पर ही बेस्ड है। उसका नामकरण उसका अलग हो जाए, लेकिन उसके भीतर जो तत्व है, उसके भीतर जो व्याकरण है, वो एक सी नज़र आएगी, एक सी नज़र आएगी। तो इसीलिए यमाता राज भान सलगा का आप बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिएगा। हिंदी छंदों को लिखने का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास लिख लीजिएगा। जो इस अभ्यास में कुशल हो गया, लिखने में मजबूत हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गज़ल कहने में भी वो पारंगत होगा। उसको बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। गज़ल कहने में उसको खूबसूरती कैसे पैदा की जाए, उसके व्याकरण को, उसके बेसिक्स को समझने में बहुत बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए, इसी क्रम में मैं आज चर्चा करता हूँ वागीश्री सवैया छंद की। वागीश्री सवैया छंद जो है, ये कितना होता है? 23 वर्णों का माना जाता है। 23 वर्णों का, यानी यमाता, यमाता राज भान सलगा, ये दशाक्षरी सूत्र बताए ना। तो यगण, यगण जो हैं यमाता, यानी मैंने दशाक्षरी सूत्र के वर्ण को गिनने का एक तरीका बताया था कि यमाता राज भान सलगा। तो अगर यगण बोल रहे हैं या, तो उसके आगे के 2 गण और जोड़ लीजिए, 2 अक्षर, तो वर्ण जो है जोड़ने से एक युगम बनता है। ठीक है, एक गण बनता है 3 अक्षरों को जोड़ने से। तो यमा के आगे 2 अक्षर, यमाता, तो 3 वर्णों का एक गण होता है। ठीक है, तो या के आगे माता, यानी लघु गुरु गुरु, इसका ये क्रम होता है, लघु गुरु गुरु। ठीक है, इसको इस तरह से गिनना है। तो इस वागीश्री सवैया छंद में 7 यगण होते हैं और इसके अंत में साथ में एक लघु और एक गुरु वर्ण जुड़ता है। ठीक है, यानी 7 यगण प्लस लघु और गुरु वर्ण, इसको जोड़ने से एक पंक्ति में इसका सूत्र बैठता है। सवैया में 4 पद, 4 पंक्तियाँ इसके अंदर भी होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में तुकांत होगा, प्रत्येक पंक्ति में अगर समांत आ रहा है तो समांत भी होगा, और प्रत्येक पंक्ति 23 वर्णों की होगी। यह भी सममापनी युक्त सवैया छंद कहलाता है। सममापनी युक्त मैंने पहले भी बताया कि पहली पंक्ति में वर्णों का जैसा जैसा क्रम होगा, दूसरी पंक्ति में भी वैसा वैसा ही वर्णों का क्रम निर्धारित है, तीसरी पंक्ति में भी वैसा वैसा ही वर्णों का क्रम रहेगा, और चौथी पंक्ति में भी वैसा ही सममापनी युक्त वार्णिक छंद का क्रम रहेगा। ठीक है, तो ये वार्णिक छंद है, वर्णों के आधार पर इसकी गणना होती है। वर्णों में अगर ध्वनि बड़ी है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जो मैंने बताया था पहले स्वर व्यंजन में अपने पिछले एपिसोड में, तो इसमें जब जुड़ जाता है तो लघु और गुरु वर्ण की वैसे ही निर्धारण होता है। तो यमाता में लघु गुरु गुरु। ठीक है, तो पहली पंक्ति में वागीश्री सवैया छंद में क्या हुआ? यमाता 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 यमाता, इस पर यति आ जाएगी, फिर यमाता 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 और यमा, नहीं लघु गुरु, इस तरह से बोल सकते हो। यमाता 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 यति, यमाता 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 यमा, ये इसका एक सूत्र है। पहली पंक्ति में वागीश्री सवैया छंद में
तो एक यमाता यगण एक है, एक यगण में कितने वर्ण हुए? 3 वर्ण हुए। 7 में कितने यगण में हुए? 3 सत्ते 21 वर्ण हुए। और बाद में लघु और गुरु और जोड़ना है, तो 21 और 2 23 वर्ण। तो 23 वर्ण की एक पंक्ति होगी, फिर 23 वर्ण की दूसरी पंक्ति होगी, 23 वर्ण की तीसरी पंक्ति होगी और 23 वर्ण की चौथी पंक्ति होगी। लघु के नीचे लघु, गुरु के नीचे गुरु, गुरु के नीचे गुरु और 12 वर्ण के बाद यति होगी। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप इसकी गणना करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप जब गज़लों पे आएंगे ना, तब मैं इसका भेद बताऊंगा, कि इसकी समानता भी बताऊंगा कि कैसे इसकी गणना गज़लों में भी की गई। आज यमाता का मैंने आपको सूत्र बताया, अब इसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं। उस आधार पर उसके वर्णों की गणना हम करेंगे। क्या दया का महामंत्र धारो मनो में, वासुदेव अग्रवाल नमन का ये लिखा हुआ वागीश्री सवैया छंद है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये सुना रहा हूँ आपको कि दया का महामंत्र धारो मनो में, दया से सभी को लुभाते चलो, ना हो भेद दुर्भाव कैसा किसी से, सभी को गले से लगाते चलो, दया भूषणों से सभी प्राणियों के उरों को सदा ही सजाते चलो, दुखाओ दिलों को न थोड़ा किसी के, दया की सुधा को बहाते चलो। ये 4 पंक्तियां हुई। तो दया का तो पहला यगण, दया में लघु गुरु और का में फिर गुरु वर्ण आ गया, तो दया का एक यगण हो गया। पहला यगण महामंत्र, तो महामन मन आधा ना जुड़ गया ना माँ में, तो वो भी गुरु हो जाता है। तो महामन, तो एक यगण और लघु गुरु गुरु, तो 2 यगण हो गए। तो त्रा रह गया, त्राधारो में लघु गुरु गुरु, तो तीसरा यगण हुआ। ऐसे ही मनो में लघु गुरु गुरु, तो एक यगण में लघु गुरु गुरु का क्रम होता है, तो चौथा यगण हो गया। ठीक है, तो चौथे यगण में यानी 3 चौक 12 वर्ण के बाद यति, इस पे यति हो जाएगी। और फिर आगे दया से, तो दया से में लघु गुरु गुरु, एक यगण और जुड़ गया, 5 यगण हो गए। सभी को लघु गुरु गुरु, एक यगण और हुआ, तो छठा यगण हुआ। ठीक है, और लुभाते तो लघु गुरु गुरु, तो इसमें क्या हुआ? 7वां यगण हुआ। और चलो में लघु, चा में और लो में गुरु, तो 2 वर्ण ये जुड़ गए, तो क्या हुआ? 7 यगण और लघु गुरु। इसको जोड़ लीजिए, एक पंक्ति में 23 वर्ण आते हैं। तो ऐसे पहली पंक्ति का मैंने आपको मापनी करनी बताई या गणना करनी बताई, ऐसी अगली पंक्तियों की भी गणना आप कर सकते हैं। ऐसे ही करनी है वागीश्री सवैया छंद लिखने में। इसको गा के भी करेंगे, मैं सीधा उसी में गाता हूँ, आप उसमें देखिए कैसे पूरा आता है। फिर आप इसकी वैसे गाने का भी अभ्यास कर सकते हैं, और जैसे पहले मैंने तहत में अभी पढ़ा है उसके आधार पे भी इसका आप गा सकते, इसे सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको उस आधार पर लिख सकते हैं। तो गा की कैसे करोगे? दया का महामंत्र धारो मनो में, दया से सभी को लुभाते चलो, दया का महामंत्र धारो मनो में, दया से सभी को लुभाते चलो, ना हो भेद दुर्भाव कैसा किसी से, सभी को गले से लगाते चलो, दया भूषणों से सभी प्राणियों के उरों को सदा ही सजाते चलो, दुखाओ दिलों को ना थोड़ा किसी के, दया की सुधा को बहाते चलो। इस तरह से भी आप इसको गा सकते हो, इसकी गणना कर सकते हो इस आधार पे, और इसको लिखो यमाता 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 यमा। ये सीधी लय है, एक लय चल रही है। गति, लय, प्रवाह इसमें भी अनिवार्य है, इसमें भी छूट है, वो दोष नहीं माना जाएगा लेकिन गुण भी नहीं माना जाएगा। तो छूट है क्या? गुरु वर्ण को लघु में करने की। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति काल में तुलसी ने भी किया, भक्ति काल में और कवियों ने भी किया, रीतिकाल के कवियों ने भी इसको उस तरह से किया, घनानंद ने बहुत किया। तो आप कभी भी देखें तो गुरु के वर्ण को लघु वर्ण में प्रवाह के आधार पर लघु मान लिया जाता है, लघु वर्ण, उसकी गणना वैसे कर लेते हैं। ठीक है, और ना हो तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इसका अभ्यास कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि गज़ल में इसका अरकान आएगा, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। तो ये एक बहर है, उसके बारे में पूरा बताऊंगा जब गज़लों के बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे। अभी मैं छंदों के बता के यमाता राज भान सलगा के अलावा
गज़लों के बेसिक्स को मैं आपके भीतर तैयार कर रहा हूँ, जो आपको बहुत काम आने वाला है भविष्य में। तो इसलिए इसका अभ्यास करते रहिएगा। छंदबद्ध लिखना है, आकार देना है किसी फूल को, तो वो छंदबद्धता से ही आता है। छंद मुक्त से कविता आप किसी के हृदय में नहीं बैठा सकते। उसके भाव को, कविता के मर्म को दूसरे तक पहुंचा सकते हो, वो यहाँ तक रहता है, यहाँ तक नहीं आता। अगर यहाँ तक पहुँचना है तो छंदबद्धता आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कविता को जब गाया जाता है, कहते हैं कि गाने से जल्दी याद होती है और हमारे भीतर वो कविता समाहित हो जाती है। तो यहाँ दिलों तक पहुँचना है तो गज़ल कविताओं को छंदबद्धता के साथ छंदबद्ध कविताओं का निर्माण कीजिए, छंदबद्ध कविताएं कहने का अभ्यास कीजिए, हिंदी साहित्य में और समृद्धि लाने का प्रयास कीजिए। मेरा यही संकल्प है, एक सीखेगा दो को सिखाएगा। तो इसीलिए ये एक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस पर आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। नए रचनाकारों के लिए विशेष तौर पे ये वीडियो है। मेरा अभ्यास है, प्रयास है, कोई फीस नहीं लेनी, केवल साहित्य सेवा करनी है और यही करना है कि एक सीखेगा दो को सिखाएगा। बस इसी के साथ आज का मैं ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर नई बात लेकर आएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कोरोना काल दोबारा लौट के आ रहा है, पूरे परिस्थितियाँ विकट हैं। हमेशा अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगर कहीं सेवा किसी की जा सके तो हृदय से कीजिएगा, मन से कीजिएगा, चाहे साहित्य की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।